Hello viewers, I am Deepthi. Today I am going to give my last gift in the form of solution for the improvement examination for Physics ICSE Class 10 paper for my dear and very supportive students of session 2023-24. As we know, our first question is 15 MCQ. So question number 1. A solar cell converts solar energy into heat, mechanical, chemical, electrical, and the correct option is D, into electrical energy. कोई भी cell electrical energy में ही convert करता है. In the diagram given below, the rod AC pivoted at B is in equilibrium. Equilibrium में already given है. Choose appropriate relation. अगर ये है इक्विलिब्रियम में तो इट मीन्स हमारा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट और क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल होगा. कितना दिया हुआ है यहाँ पर 2 kgf है, यानी कि 2 kgf है हमारे पास, और f और d कितना है ab इज इक्वल टू वहां पर कितना आ जाएगा, BC साइड आ गई इनटू उसका कितना है 3, तो BC इंटू 3 kgf. अब दोनों के बाद हमारे पास रिलेशन चाहिए AB की फॉर्म में, तो अगर मैं AB का आंसर यहाँ से निकालने की कोशिश करूंगी तो BC तो अपनी जगह पे ही रहेगा, 3/2 BC या CB जिस फॉर्म में इन्होंने दिया है 3/2 BC. दिस इज अवर ऑप्शन नंबर बी, 3/2 BC इज इक्वल टू AB. In third part, a bass drum produces wave X when stuck with a force of 20 Newton. तो बस सॉफ्टली हमने उसको स्टक किया है with a force of only 20 Newton. And wave Y when stuck with a force of 40 Newton at the same point on the drum. Which of the following statement is correct with respect to the characteristics of sound? X is shriller than Y. फ्रीक्वेंसी का कोई जिक्र नहीं है क्वेश्चन में, तो हम श्रिल का पता ही नहीं लगा सकते हैं. Y is louder than X. डेफिनेटली Y लाउडर होगा, क्योंकि पहले हमने 20 न्यूटन के फोर्स से स्टक किया और फिर हमने 40 न्यूटन के फोर्स से स्टक किया, तो जब फोर्स डबल हो जाएगा तो एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा, तो Y साउंड जो होगी वो लाउडर होगी देन X. तो B ऑप्शन इज करेक्ट इन दिस केस. दिस इज पार्ट नंबर 3. Y is louder than X. X is louder than Y हो नहीं सकता, और Y shriller हम बता नहीं सकते. बस हमने इतना लिखना है, more force means more energy and more loudness, because यहाँ पर हमने hard struck किया है 40 न्यूटन के फोर्स से. In fourth part again a diagram below. AB is the object and A dash B dash is the image. If the size of the image is same as the size of the object, इतनी ही हिंट हमारे लिए बहुत है कि साइज सेम कहाँ होता है इमेज का. देन द फोकल लेंथ ऑफ द गिवन लेंस विल बी, अगर साइज सेम है, ये भी 16 है वो भी 16 है, इट मीन ऑब्जेक्ट जो है वो हमने 2f पे रखा है और इमेज पे 2f पे है, यानी कि 16 सेंटीमीटर हमारा 2f है, तो इट मीन्स हमारा f कहाँ आ जाएगा, f इस पॉइंट पे आ गया, यानी कि हाफ हो जाएगा. तो क्योंकि 2f पे ऑब्जेक्ट का ही इमेज सेम साइज का बनता है, ये हमें पता होना चाहिए. आज ही मैंने इसकी वीडियो एक और अपलोड किया जिसमें मैंने आपको सारे इसके लोकेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स इमेज की पूरे एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया है. इन डी पार्ट 8 सेंटीमीटर इज गिवन. दिस इज द एग्जैक्ट फोकल लेंथ, क्योंकि 16 दिया और 16 का हाफ फोकल लेंथ क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस. तो यहाँ से यहाँ तक टोटल 16 है, तो इतना कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर. इन फिफ्थ पार्ट, लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा एंटर्स फ्रॉम एयर इनटू ग्लास of refractive index mu. Inside glass the wavelength of light is, तो lambda dash कितना हो जाता है, यानी कि उस सेकेंड मीडियम में वेवलेंथ कितना चेंज हो जाएगा, जितना पहले लैम्डा है एंड डिवाइडेड बाय म्यू. एंड दिस इज अवर रिलेशन लैम्डा बाय म्यू, ऑप्शन नंबर बी. इन पार्ट 5 बी ऑप्शन इज करेक्ट. इन 6 assertion A, a thicker convex lens has smaller focal length than a thinner convex lens. अगर convex lens thick होगा तो उसकी focal length smaller होगी, बिल्कुल ठीक है, और thinner होगा तो उसकी focal length ज़्यादा हो जाएगी, तो true है फर्स्ट स्टेटमेंट. रीजन दिया गया, thicker lens bends light lesser than a thinner lens. कैसे कर सकता है, आप एक बार थोड़ा सा रफ आइडिया लेके देखो. अगर ये थिक लेंस है और ये थिन लेंस है, जब इसमें से रे पास आउट करेगी तो कहाँ जाएगी, जहाँ इसका फोकस होगा, इसकी फोकस कम होगा तो यानी इतना जाएगा. अगर हम इसको लेके जा रहे हैं, इसका फोकस दूर होगा तो इसका फोकस मतलब दूर जाएगा, तो इट मीन्स थिकर लेंस बेंड्स लाइट. किसमें ज्यादा बेंड लाइट आ रही है, इसमें ही आएगी ना, तो लेसर कैसे हो सकता है, मोर देन थिनर लेंस होगा. इट मीन्स हमारा असर्शन तो करेक्ट है बट रीजन रॉन्ग है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. The radiation used in remote control of TV sets are D option infrared radiations. ये तो जस्ट आपको बताना ही है. In 8th part,
4 strings are stretched equally as given below. Which one will produce the sound of highest pitch on plucking? अब आपको फॉर्मूला पता है फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने के लिए, यानी कि पिच है तो हमें फ्रीक्वेंसी को ही देखना है. नाउ क्या हो जाएगा 1/12 अंडर द रूट टेंशन अपॉन पाई आर स्क्वायर यानी रेडियस एंड डी डेंसिटी आ जाएगा यहाँ पे. तो ये फॉर्मूला आ गया. नाउ पहले केस में हमें दिया गया है थिक स्ट्रिंग है ऑफ लेंथ 10 मीटर है. तो फ्रीक्वेंसी के पैरामीटर्स एक बार कंसीडर कर लेते हैं. अगर हम थिक ले रहे हैं तो उसको हम कैपिटल आर से, यानी कि ज्यादा रेडियस को हम कैपिटल आर से ले लेते हैं, और लेंथ भी 10 मीटर है यानी इसकी लेंथ भी ज्यादा है. सेकंड केस में हमारे पास थिन स्ट्रिंग आ रहा है और लेंथ भी 1 मीटर है, तो दोनों चीजें कम कम वाली हैं. थर्ड केस में थिन स्ट्रिंग है यानी कि उसका रेडियस कम है और लेंथ 10 है यानी कि बड़ा वाला है. और लास्ट केस में हमारे पास आ जाएगा लेंथ 1 मीटर है और स्ट्रिंग की थिकनेस भी ज्यादा है. तो हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी लेंथ पे भी और रेडियस पे भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है. तो हमें क्या करना है उसके अंदर, प्रोड्यूस साउंड ऑफ हाईएस्ट पिच. तो हाईएस्ट पिच के लिए फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होनी चाहिए. अब फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट कब होगी, जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. जो इनमें से सबसे छोटा पैरामीटर होगा यानी जिसकी लेंथ भी कम होगी और रेडियस भी कम होगा, उसी केस में फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी. तो अब लेंथ और रेडियस सबसे कम है हमारे पास बी ऑप्शन में. तो इन दिस केस आवर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, जिसमें हमारे पास थिन स्ट्रिंग है और लेंथ भी 1 मीटर है. तो दोनों चीजें कम होंगी क्योंकि आप देख सकते हो फॉर्मूला में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. Now in 9th part, which of the following statement is not true for free vibrations? Not true. Its amplitude is constant. तो free vibrations के लिए amplitude constant है. This statement is true. Its frequency is constant, वो भी होगी. It takes place in a frictionless medium, वो भी ideal है. Last है, it has an external force of constant magnitude acting on it. अगर बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगा ही देंगे तो फ्री वाइब्रेशंस कहाँ होंगी, वो तो फोर्स बन जाएंगी. तो ऑप्शन नंबर डी इज नॉट करेक्ट इन दिस केस. तो हमारा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा क्योंकि वो तो हमारे इन द एब्सेंस होगा ना, अगर हम फ्री वाइब्रेशंस की बात कर रहे हैं. तो डी ऑप्शन इज इनकरेक्ट. नाउ इन 10th पार्ट, 3 substances A, B and C have thermal capacities. C डैश मान लेते हैं, हमारे पास थर्मल कैपेसिटी तीनों की गिवन है. गिवन MA इज ग्रेटर, मास A का ग्रेटर है, B का उससे कम है और C का इससे भी कम है. ये तीनों क्या दिए गए, मासेस ऑफ A, B and C. Which of the following gives the correct relation of the specific heat capacity? यानी कि CA, CB, CC का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का क्या रिलेशन होगा तीनों के लिए. अब हमारे को पता है C जो होता है वो क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मास पे आ जाएगा, क्योंकि C डैश तो उसने बोल ही दिया कि सेम है. इक्वल थर्मल कैपेसिटी है, अगर C डैश सेम ही है तो हमारे पास क्या बच जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है, C इज इक्वल टू C डैश अपॉन M. अगर C डैश हमारे पास कांस्टेंट हो गए तो C इनवर्सली प्रोपोर्शनल मास पे हो जाएगा, यानी कि जिसका मास ज्यादा उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम आ जाएगी. तो इट मींस हमारा CA लेस हो जाएगा CB से और वो लेस हो जाएगा CC से, और ये करेक्ट रिलेशन बन रहा है ऑप्शन नंबर C में आपके पास. तो C इज करेक्ट. In 11th part, which combination gives 2 ohm resistance across AB? फर्स्ट पार्ट में तो सीरीज में लगे हुए हैं, जब सीरीज में होंगे तो 2 ओम 1 ओम ये सब का क्या हो जाएगा, सारे प्लस हो जाएंगे, तो 2 से ज्यादा पहले ही दिखाई दे रहा है आपको. सेकेंड पार्ट में आपके पास आ रहा है 1 ओम और 2 ओम पैरेलल में है, यानी कि 1 ओम इस तरह से आ गया और 2 ओम है और 2 ओम है, दोनों पैरेलल में है. तो 2 और 2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन का आंसर 1 हो जाएगा, दोनों मिलाकर 1 हो जाएगा, और 1 इसके साथ सीरीज में भी दिया है, और 1 और 1 को जब मैं ऐड करूंगी तो 2 ही आएगा. तो इट मींस अवर बी ऑप्शन इज करेक्ट. बाकी सब में आप देखोगे कि सेम कॉम्बिनेशन नहीं बन पाएगा, 2 ओम का नहीं आ पाएगा. इन 12th पार्ट, a transformer cannot raise or lower the voltage of a DC supply. DC supply को वो कम ज़्यादा क्यों नहीं कर सकता? Because there is no need to change the DC voltage. B, DC circuit has more losses. Loss होते हैं DC circuit में ज़्यादा. In C option, there is no variation of magnetic flux over time. हाँ जी, क्योंकि जब हम कांस्टेंट रखेंगे, उसने बोला डीसी है, अब डीसी क्या है, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है. एसी में तो हमारा मैग्नीट्यूड चेंज होता है, वेव आती है, अब इसमें कांस्टेंट डीसी रहेगा. जब कांस्टेंट डीसी सप्लाई रहेगी तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है प्राइमरी कॉइल के साथ लिंक जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, और जब लिंक ही चीज में वेरिएशन ही नहीं होगी तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे इंड्यूस कर पाएगा. तो नो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल. हियर ऑप्शन नंबर सी, देयर इज नो वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ओवर time is the correct answer for part number 12. C is correct. 13. The direction of force experienced by conductor carrying current. Force है, current है.
व्हेन प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड B भी है, इज गिवन बाय, जिसमें तीनों चीजें हैं, फोर्स भी है, करंट भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, फोर्स भी आ गया और करंट भी आ गया। तो तीन चीजें किसमें होती हैं? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, यानी ऑप्शन नंबर सी इज अगेन करेक्ट इन दिस पार्ट। If 14th, if a radioactive element is placed in an evacuated chamber, then the rate of radioactive decay will increase, decrease, remain unchanged. C part remains unchanged. In 15th, the nuclear radiations which are deflected by a magnetic field are only alpha and gamma. आपको पता है कि गामा पे नहीं होता। बी ऑप्शन ओनली अल्फा एंड बीटा, देन अदर कॉम्बिनेशंस आर आल्सो देयर, बट बी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि आपको पता है अल्फा बीटा में ही डिफ्लेक्शन होती है। गामा जिस पेयर में आ जाएगा वो पेयर इनकरेक्ट हो जाएगा। With this our MCQ are over. Now coming to question number 2 and 3 in section A. In question number 2 part 1 A, which class of lever always gives VR velocity ratio greater than 1? तो VR greater than 1 किस क्लास में होगा? लीवर का हमेशा ही 1 रहेगा। 1 में तो तीनों मिलते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, लेकिन हमेशा ही रहेगा। तो इट मींस वो कौन सा हो जाएगा? क्लास 2। आपने बस 2 लिखना है। D part, along which marking the center of gravity of a 6-inch plastic rule lie. अगर टोटल रूल जो है वो 6 इंच का है तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगी? उसके सेंटर पे होगी, यानी कि एट 3 इंच वाले पे पॉइंट पे हमारे पास उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करेगी। थर्ड पॉइंट, इफ द सेम रूलर इज मेड ऑफ स्टील, अभी पहले किस मटेरियल का था? प्लास्टिक का था, अब स्टील का हो गया। विल देयर बी चेंज इन द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी? अगर वो यूनिफॉर्म रूलर है, सेम शेप रह रही है, तो इसका मतलब उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहले भी 3 थी, अब भी 3 रहेगी। तो बी पार्ट, सी पार्ट में भी आपका ऑप्शन आएगा नो। इफ यूनिफॉर्म रूलर ऑफ सेम शेप रहा है तो हमारे पास नहीं चेंज होगा, मटेरियल चेंज होने से नहीं चेंज हो जाएगा। इन सेकेंड पार्ट, a pinball of mass 2 kg is rolling with momentum. Mass is 2 kg, momentum P is equal to 5 kg meter per second. Calculate its velocity. तो फर्स्ट फॉर्मूला मोमेंटम क्या होता है? इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो इट मीन्स वेलोसिटी इज इक्वल टू P अपॉन M. P is 5, M is 2, 2.5 velocity meter per second. 2.5 meter per second. It's kinetic energy. Now kinetic energy, as you know, it is equal to P square upon 2M. P is given as 5, so 5 square upon 2 into M is also 2. So it means 2.5 and 2.5. तो 6.25 क्या कैलकुलेट किया? काइनेटिक एनर्जी, इट मीन्स जूल। तो 6.25 जूल will be our answer. In third part, a magician during a magic show makes a lens of particular material disappear by placing it in a ball of liquid at room temperature. क्या ऐसा किया होगा कि वो उसमें जाने के बाद लेंस दिखाई नहीं दे रहा? Under what condition will this happen? When refractive index of both the material will same. When the refractive index of material of lens will equal to the refractive index of the liquid. It means जिसमें भी हमने डाला है, अगर दोनों का refractive index सेम हो जाएगा तो उसमें जाने के बाद वो दिखाई नहीं देगा, होगा पर दिखाई नहीं देगा। In B part, if the liquid is heated through 20 degree Celsius, यानी हमने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, then what significant change will you observe? Mu of liquid डिक्रीज होगा, तो डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? स्पीड भी वो इंक्रीज हो जाएगी। सो इसका मतलब लेंस जो है वो रीअपियर हो जाएगा। जैसे पहले वो उसी मटेरियल का होगा था, म्यू म्यू सेम होने की वजह से वहां पर वो प्लेन लेंस ना लग के प्लेन मिरर जैसा ही दिखाई देगा। तो यहाँ पर आई थिंक वो दोबारा दिखाई देना शुरू हो जाएगा। बाकी ये पॉइंट हमारी बुक के अकॉर्डिंगली तो नहीं है, ये क्लियर नहीं है ज्यादा पॉइंट। नाउ इन फोर्थ पार्ट में भी आपकी थोड़ी सी गलती आ रही है यहाँ पर, या तो यहाँ पर टाइपो एरर है, क्योंकि इसमें बीच में एरो का निशान ही नहीं है। आपके पास पूरा एक ही इक्वेशन दिया गया, जबकि हमारे जितना भी हम पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंगली कभी अल्फा बीटा दोनों एमिट नहीं होते हैं। द गिवन इक्वेशन इज XAB, ऊपर A है, नीचे मास नंबर हो गया आपके पास, Y एमिट हो रहा है, Y एमिट हो रहा है जिसके लिए 2 डैश दिए गए हैं, प्लस 2HE4 है, यानी कि अल्फा एमिट हो रहा है। इसी के साथ यहाँ पर प्लस का साइन है, फिर Z एमिट हो रहा है, Z एमिट हो रहा है, और उसी के साथ में वहाँ पर 2
इलेक्ट्रॉन यानी कि बीटा पार्टिकल एमिट हो रहा है। तो दोनों ही एक ही रिएक्शन में अल्फा भी एमिट हो रहा है और बीटा भी एमिट हो रहा है। इट मीन्स ये रिएक्शन गलत है, दोनों एक में नहीं आ सकते हैं। हाँ, इस रिएक्शन को ठीक करने के लिए अगर हम इस प्लस को रिप्लेस कर देते हैं एरो से, एक बारी में पहले अल्फा एमिट होता और फिर आपको पता ही अल्फा एमिट होगा तो यहाँ B-2 और A-4 हो जाएगा। बट क्योंकि ये क्वेश्चन टाइपो एरर के साथ है तो आई थिंक सबको नंबर मिलना चाहिए इस पार्ट के लिए। इन फिफ्थ पार्ट, state the function of split ring commutator in a DC motor. तो direction of current through coil is reversed after each half rotation, और इसीलिए उसका क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ कपल जो रोटेटिंग द कॉइल है वो रिमेन्स अनचेंज। नहीं तो क्या होगा कि वो एक बार क्लॉकवाइज जाएगी फिर एंटी क्लॉकवाइज आएगी, लेकिन अगर वहाँ स्प्लिट रिंग लगा हुआ है तो डायरेक्शन ऑफ कपल जो रोटेट कर रही है कॉइल को वो अनचेंज रहेगा और कॉइल एक ही डायरेक्शन में रोटेट करेगी। दिस विल बी अवर आंसर। इन बी पार्ट, what is the effect on speed of rotation when the strength of the magnetic field is increased? अगर हम B को इंक्रीज करेंगे, स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेंगे तो स्पीड ऑफ रोटेशन विल डायरेक्टली इंक्रीज हो जाएगा। इन 6 पॉइंट, स्टेट 2 डिफरेंसेस बिटवीन साउंड एंड लाइट वेव्स। तो साउंड और लाइट वेव्स का डिफरेंस आपके बुक में बहुत सारे दिए हुए हैं। साउंड में मैकेनिकल वेव आ जाएगा, इधर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ जाएगा। मैकेनिकल का मतलब इट मींस इट रिक्वायर मटेरियल मीडियम टू प्रोपेगेट, और लाइट के लिए नहीं चाहिए, इट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम ऑल्सो। स्पीड के बारे में लिख सकते हैं, साउंड की स्पीड लो होती है 330 मीटर पर सेकेंड और लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, उसके कंपैरेटिवली काफी हाई होती है। साउंड में लॉन्गिट्यूडनल वेव बनती है और लाइट में ट्रांसवर्स वेव होती है। बाकी कोई और भी डिफरेंस दे सकते हैं। एनी 2 डिफरेंसेस आर आस्क्ड। In 7th part, 2 bodies of equal specific heat capacity, यानी कि C दोनों का सेम दिया है, are supplied with equal amount of heat, दोनों को Q भी सेम दिया गया है, then the rise in temperature of both will be same, justify this statement। अब हमें यहाँ पर उसकी डेफिनेशन दे देनी है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ डेड सब्सटेंस। तो यहाँ पर दोनों ही के लिए टेम्परेचर हमारे पास और 1 डिग्री सेल्सियस लेना हमने, तो क्या हो जाएगा, सेम ही रहेगा, क्योंकि उसने बोला इक्वल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है तो वो चीज़ सेम है। तो अगर हम इक्वली दे रहे हैं हीट तो उसके अंदर जो टेम्परेचर चेंज आएगा वो सेम ही आएगा। तो डेफिनेशन को थोड़ा अच्छे से आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है। Now coming to question number 3, specific heat capacity of aluminium is 0.882 joule per gram degree Celsius. Now calculate the thermal capacity of an aluminium ball of mass 80 gram. तो आपको पता है C dash is equal to M into C हो गया. What is given? Specific heat capacity. It means small c आपको already given है और mass 80 ग्राम का दे दिया, तो 80 और इसको बस आपने multiply कर देना है तो आपके पास C dash आ जाएगा। आंसर विल बी 70.56 जूल पर डिग्री सेल्सियस। In B part, they have asked express the specific heat capacity of aluminium in SI unit. तो ये specific heat capacity दी हुई है, बट यहाँ जूल पर ग्राम है। तो हमारे पास पता है हमें कि अगर हम SI में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 0.882 into 1000, इट मीन्स 882 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। बाकी सब सेम रहेगा, ग्राम का केजी हमने कन्वर्ट करना है तो 1000 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। In part number 2, a small bar magnet is placed near an electromagnet. In A part, in which direction will the magnet move when current is allowed to flow through the circuit? तो मैग्नेट की डायरेक्शन हमने बतानी है, तो उससे पहले पता लगाना है कि यहाँ पर पोलैरिटी कौन सी है। तो अब हमने देखना है कि करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है। अगर यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल है करंट का, इट मीन्स यहाँ से डायरेक्शन आएगी, यहाँ से आएगी, लेकिन ये घूम के यहाँ से यहाँ जा रही है, इट मीन्स ये यहाँ से यहाँ और यहाँ से इस तरफ से हमारी ये डायरेक्शन बन। अब आप बी फेस पे कैसे देखेंगे कि करंट कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ पर आप मार्कर या जो भी पेन आपके पास उसको रख के देखिए, नीचे की तरफ कीजिए, यहाँ पर ऐसे जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। उस एंटी क्लॉकवाइज को अपने सामने जब आप लाओगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये एंटी क्लॉकवाइज ही जा रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज जहाँ पर भी जाता है वहाँ पर क्या हो जाती है, नॉर्थ पोलैरिटी होती है, यानी कि बी पे नॉर्थ पोलैरिटी है। यही सेम चीज आप इधर देखेंगे तो आप अपने पास लेकर आइए ए टर्मिनल को, तो आपको दिखाई दे रहा है ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगी, साउथ पोलैरिटी आ जाएगी। तो ए पॉइंट पे हमारे पास साउथ पोलैरिटी और बी पे नॉर्थ पोलैरिटी है। अब हमें क्या बताना है, इन विच डायरेक्शन विल द मैग्नेट मूव। तो अब मैग्नेट का यहाँ पर नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ है, यहाँ पर साउथ है, तो इट मींस क्या करेगा, मैग्नेट को वो अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि अपोजिट पोलैरिटी आ रही है तो अट्रैक्ट करेगा। तो इन विच डायरेक्शन, टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोमैग्नेट। मैग्नेट विल मूव टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोमैग्नेट बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेट विल अट्रैक्ट दिस मैग्नेट। तो टुवर्ड्स आपने लिखना है इसके अंदर।
बी पार्ट में नेम द लॉ यूज टू फाइंड द पोलैरिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की पोलैरिटी के लिए हमने ये जो रूल लगाया कि नॉर्थ है साउथ है, पोलैरिटी पता लगाने के लिए, दिस इज नोन एज क्लॉक रूल। तो यहाँ पर हम क्लॉक रूल लिख सकते हैं। इन थर्ड पार्ट, एन इलेक्ट्रिक ओवन रेटेड एट 500 वॉट, इट मीन्स पावर हमें दी हुई है 500 वॉट, कनेक्टेड टू 220 वोल्ट लाइन एंड यूज फॉर 2 आवर्स डेली। तो टाइम कितना दिया है 2 आवर्स, आवर्स में ही दिया हुआ है और पावर जो है वो डब्ल्यू में आपको वॉट में दी गई है। नाउ कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम फॉर 30 डेज एट द रेट ऑफ ₹5 पर किलोवाट आवर। तो उसके लिए पहले हमें एनर्जी निकालनी पड़ेगी। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू टी डायरेक्टली। तो पावर का कितना हो जाएगा, यहाँ पर 500 है तो इसको हमें पहले किलो में बनाना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो टाइम ऑलरेडी आपको आवर्स में ही दिया हुआ है, तो कितना हो गया 5 इंटू 2 10 यानी कि 1। तो 1 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड फॉर 2 आवर्स बाय दैट इलेक्ट्रिक ओवन। अब अपने बताना किसका, 30 डेज का। तो 30 डेज के लिए 1 इंटू 30 इट मीन्स 30 किलोवाट आवर आ जाएगा एनर्जी कंज्यूम्ड। अब यूनिट कितना दिया है, ₹5 पर यूनिट। तो ₹5 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे या यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते तो कितना हो जाएगा 150 हमारे पास इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड आ जाएगी बाय दैट ओवन इन 1 मंथ 30 डेज। Now fourth part, 2 bulbs of same rating are connected first in series and then in parallel. जब सीरीज में कनेक्ट करेंगे करंट will remain same, जब पैरेलल में करेंगे voltage will remain same. Combination of the same supply, in which case the power consumed is more. सीरीज के केस में आपके पास क्या आएगा, अगर हमने 2 बल्ब्स को सेम रेटिंग के सीरीज में कनेक्ट किया तो रेजिस्टेंस क्या होगी, इंक्रीज हो गई। जब रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी तो पावर का फॉर्मूला आपको पता है, P इज इक्वल टू V²/R। अब रेजिस्टेंस यहाँ पर डबल हो गया, हमारा डबल हो गया तो पावर क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में पावर कंज्यूम्ड इज लेस, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो हमारे पास रेजिस्टेंस और हाफ हो जाएगी। 2 वही सेम रेटिंग के बल्ब है, उनको जब हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगी। जब रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगी तो पैरेलल में पावर जो है हमारी इंक्रीज हो जाएगी। तो उसने बोला पावर कंज्यूम्ड इज मोर, पावर कंज्यूम्ड मोर इन सीरीज में हमारे पास कम आई है और पैरेलल में हमारे पास ज्यादा आएगी, लगभग 4 टाइम्स मोर ज्यादा पावर कंज्यूम होगी, अप्रोक्सीमेटली 4 टाइम्स। बी पार्ट, विच कॉम्बिनेशन इज प्रेफर्ड इन कनेक्टिंग हाउस होल्ड एप्लायंसेस। क्या हो जाता है हमें पता ही है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ही हम यूज करते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में फायदा क्या मिल जाता है हमें, तो वैसे उसने सिर्फ प्रेफर्ड बोला लेकिन फिर भी हम लिख सकते हैं बिकॉज ईच एप्लायंस गेट इक्वल वोल्टेज एंड सेकंड पॉइंट इट ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली। अगर कोई एक खराब भी हो जाएगा तो बाकी सब पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लास्ट 5th पार्ट, गिव 2 डिफरेंसेस बिटवीन न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। तो पहला पॉइंट ऐसे डिफरेंसेस हमेशा डेफिनेशन रहना चाहिए। इसके अलावा आप लिख सकते हैं कि फिजन इज पॉसिबल एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर और फ्यूजन का क्या आ जाएगा, वेरी हाई टेम्परेचर 10⁻⁷ केल्विन का होता है इसके अंदर। थर्ड पॉइंट में हम लिख सकते हैं 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज रिलीज्ड इन 1 रिएक्शन। अगर हम इसकी बात करेंगे और उसमें कितना होता है 24.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज रिलीज्ड। इसके अलावा आप न्यूक्लियर बॉम्ब में इसका प्रिंसिपल यूज करते हैं, हाइड्रोजन बॉम्ब में फ्यूजन का प्रिंसिपल यूज करते हैं। ऐसे कोई भी डिफरेंसेस में से आप 2 डिफरेंसेस दे सकते हैं, डेफिनेशन भी दे सकते हैं। विद दिस अवर सेक्शन इज ओवर। आई होप जो मैंने आपको आंसर्स दिए हैं तो ये आपको आराम से क्लियरली समझ में आए होंगे। नाउ यू विल बी एबल टू टेली। मैं आपको पहले भी ये दे सकती थी, मेरे पास क्वेश्चन पेपर ही नहीं था। क्वेश्चन पेपर आने के बाद ही आंसर की बना पाई हूँ मैं वीकेंड पे। Thank you for watching till the end. Keep watching, sharing and subscribe to my channel. Soon I will meet you with the second part of this paper.